लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के मेरठ से करेंगे चुनावी शंखनाद। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह आज से राजस्थान के 2 दिवसीय चुनावी दौरे पर। जयपुर में भाजपा लोकसभा कोर कमेटी की बैठक में होंगे शामिल। सीकर में करेंगे रोड शो। नई दिल्ली के रामलीला मैदान में आज विपक्षी इंडी गठबंधन की लोकतंत्र बचाओ रैली। गठबंधन के कई प्रमुख नेता होंगे शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के आवास पर उन्हें भारत रत्न से करेंगी सम्मानित। मोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ने जीता मियामी ओपन पुरुष युगल का खिताब। फाइनल मुकाबले में क्रोएशिया के इवान डोडिग और अमेरिका के ऑस्टिन क्राजेस्क के जोड़ी को दी करारी शिकस्त। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है ईस्टर। ईसाई धर्म के अनुयायी गिरजाघरों में प्रार्थना कर एक दूसरे को दे रहे हैं बधाई। और पूर्वोत्तर भारत में बदल सकता है मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने सोमवार तक तेज वर्षा और तूफान की जताई आशंका। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और खबरों में सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिमी यूपी के मेरठ में रैली कर लोकसभा चुनाव के प्रचार का शंखनाद करने जा रहे हैं। ये रैली इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद ये पश्चिमी यूपी में प्रधानमंत्री की पहली चुनावी रैली होगी। मेरठ की रैली में आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी भी पहली बार पश्चिमी यूपी में प्रधानमंत्री के मंच पर नजर आएंगे। इस रैली के सहारे प्रधानमंत्री पश्चिमी यूपी से हरियाणा, पूर्वांचल और देश में बड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे। खासकर ओबीसी वोटर्स को साधने का हर प्रयास होगा। मेरठ को पश्चिमी यूपी का गेटवे कहा जाता है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। अमित शाह आज दोपहर में जयपुर में पार्टी की लोकसभा कोर कमेटी की बैठक में भाग लेंगे। यहां वह पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। इसके बाद आज शाम ही अमित शाह सीकर में एक रोड शो के जरिए भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएंगे। ये रोड शो सीकर के कल्याण जी मंदिर दुजोत गेट से तापड़िया बगीची तक चलेगा। खबर नई दिल्ली से, जहां के रामलीला मैदान में आज विपक्षी इंडी गठबंधन लोकतंत्र बचाओ रैली कर रहा है। इसमें आईएनडीआईए गठबंधन के तमाम दिग्गज नेता शामिल होंगे। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार, अखिलेश यादव, महबूबा मुफ्ती और तेजस्वी यादव शामिल हैं। रैली के दौरान एक ही मंच पर विपक्ष के नेता अपनी ताकत का प्रदर्शन भी करेंगे। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने पूरी महारैली को लेकर घोषणा की थी। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में रामलीला मैदान में होने वाले इंडी गठबंधन की महारैली को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि जिनके खिलाफ केजरीवाल राजनीति में आए थे उन्हीं से अब गले मिल रहे हैं। इंडी गठबंधन के लोग किस बात पर कर रहे हैं रैली? कल जो ये अलायंस है जिसको आपने इंडी अलायंस बोला, मेरे कुछ जब हम लोग अपने आप में बात करते हैं हम इनको किसी और रूप में
डिस्क्राइब करते हैं। ये लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जो केजरीवाल जी जिनके खिलाफ लड़ रहे थे। अब ये क्या सम्मेलन होगा वहाँ पे कि केजरीवाल जी जो इस समय ईडी की कस्टडी में है उनको छोड़ा जाए? तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ और आपके माध्यम से आपके व्यूअर से पूछना चाह रहा हूँ, ये वाकई में लोग खुश हैं कि केजरीवाल जी कस्टडी में है, और कि वही केजरीवाल जी जिन्होंने इनके खिलाफ आंदोलन चलाया था? और नई दिल्ली के रामलीला मैदान में आज विपक्षी इंडी गठबंधन लोकतंत्र बचाओ रैली कर रहा है। रैली की सुरक्षा व्यवस्था पर डीसीपी सेंट्रल एम हर्षवर्धन ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत व्यवस्था की गई है। रैली के लिए दोपहर 2 बजे तक के समय की ही अनुमति दी गई है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और ट्रैफिक को भी जहाँ तक हो सकता है स्मूथली इंश्योर करने के लिए एलैबोरेट अरेंजमेंट्स लगाए गए हैं। और जो इस रैली के ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को एडहियर करने के लिए अंडरटेकिंग दिया है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एसेंशियल है। इलेक्शन पीरियड में जो ये परमिशन एक सिंगल विंडो सिस्टम के थ्रू प्रोसेस होता है थ्रू द रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, उसमें हमारा एक लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से एक एनओसी होता है जो कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस इम्पोज करने के बाद इनको वो एनओसी दिया जाता है। सफिशिएंट डिप्लॉयमेंट कर रखा है और जो गैदरिंग है वो ऑर्गेनाइजर ने अपने एप्लीकेशन में और अपने अंडरटेकिंग में भी जो गैदरिंग मेंशन किया था, हमें एक्सपेक्टेशन है कि उससे कुछ सिग्निफिकेंटली ज़्यादा नहीं होगा। तो हम इसे चुनावी रविवार कह सकते हैं, जहां मेरठ से दिल्ली तक चुनावी हुंकार बज रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कुमार आलोक जुड़े हुए हैं। कुमार, जेल में केजरीवाल हैं और विपक्ष जुटा है इस महारैली के आयोजन को लेकर। प्लानिंग आखिर क्या है, एजेंडा क्या है, किस तरह से सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है विपक्ष? चलिए आपके पास वापस आऊंगी कुमार, लेकिन भाजपा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, आइए पहले वो सुन लेते हैं। आज उन्हीं के हम सफर और हमराज होते चले जा रहे हैं। आज यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की राजनीति में पहली बार उस राज्य में रैली हो रही है जहां का मुख्यमंत्री हिरासत से सरकार चला रहा है। और साथ देने वाले कौन कौन लोग हैं? वो पार्टियां हैं जिन पार्टियों के नेताओं का रिकॉर्ड कितना अद्भुत है। श्री लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल जा चुके हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख श्री शिबू सोरेन जी 2006 में जेल जा चुके हैं। डीएमके के नेता ए राजा और कनिमोझी 2011 में जेल जा चुके हैं। और करुणानिधि जी तो इतनी पुरानी बात हो गई है कि शायद आज की पीढ़ी को याद ही नहीं होगा, 24-25 साल पुरानी बात हो गई है। कांग्रेस के कई नेता, सुरेश कालमाणी जी जैसे नेता 2010 में जेल जा चुके हैं। समाजवादी पार्टी के नेता रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह जी 2007 में आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हो चुका था। और श्री राहुल गांधी जी और सोनिया जी जिस केस में बेल पर हैं, मुचलके पे हैं, वो 2013 में, अक्टूबर 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर हुआ था। बोफोर्स का केस 1987 में हुआ और एफआईआर 1990 में हुई। यह तथ्य मैंने इसलिए बताया, इसमें से कुछ भी 2014 के बाद का नहीं है। अतः मैं एक शब्द में कहना चाहूंगा कि ये सारे के सारे लोग, अगर आज कहा जाए तो अपने पुराने गुनाहों को छुपाने के लिए ये समस्त वो पार्टियां जो राम मंदिर की विरोधी, जिन्होंने हिंदू धर्म के समूल नाश जैसे संकल्प किए, हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर अनेक आपत्तिजनक टिप्पणियां की, वो अपने पुराने भ्रष्टाचार के गुनाहों को छुपाने के लिए रामलीला मैदान में आज एकत्र हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसे यदि एक शब्द में कहा जाए तो हिंदी में एक कहावत होती है, चोरी ऊपर से सीना जोरी।
जो विगत 3 पीढ़ियों से भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट कचहरी और जांच एजेंसियों के चक्कर काटते रहे, जेल से अंदर और बाहर आते रहे, वो आज आकर जिस निर्लज्जता का प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सिर्फ भारत की राजनीति में आलोचना योग्य नहीं है। मैं दूसरा एक बिंदु कहना चाहूंगा कि ये भारत की राजनीति में विश्वसनीयता के संकट का प्रतीक है, क्योंकि ये वही रामलीला मैदान है जहां से 12-13 साल पहले किस ढंग का एक सीन दिखता था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और आज उसी रामलीला मैदान में एवरीबडी इज विद करप्शन, एवरीबडी इज फॉर द कवर अप ऑफ द करप्शन। और इसलिए तब इनके गुरु अन्ना हजारे होते थे, आज लालू प्रसाद यादव जी हैं। तब जिस पार्टी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते थे भारत की राजनीति में, उस समय तक इन शब्दों का प्रयोग सार्वजनिक रूप से नहीं होता था, चोर और बेईमान, आज उनके साथ हैं। तो मुझे लगता है कि राजनीति में विश्वसनीयता का संकट यही है। एक तरफ हम श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीति में विश्वसनीयता की प्रामाणिकता के प्रतीक हैं, ये विश्वसनीयता के संकट के प्रतीक हैं। हमारा ये आप सुन रहे थे भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर जो प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी, वो साफ तौर पर जो आज लोकतंत्र बचाओ महारैली इंडी गठबंधन द्वारा आयोजित की जा रही थी उस पर तीखा प्रहार कर रहे थे। और हमारे साथ इसी इंडी गठबंधन की महारैली पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी कुमार आलोक जुड़ गए हैं। कुमार, साफ तौर पर जिस तरह से जिन तमाम मुद्दों का हवाला देकर विपक्ष आज एकता का प्रदर्शन कर रहा है, इन मुद्दों में खुद ही उनके कई नेता लिप्त पाए जाते हैं, जिसमें सबसे अहम भ्रष्टाचार है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन को लेकर के रामलीला मैदान में, चाहे जंतर मंतर में जिस तरीके की रैली थी, पॉलिटिकल पार्टी से अपने दूर रखने की कवायद कर। चलिए आलोक, आपके पास कुछ ही देर में वापस आएंगे जी। चलिए आलोक के पास वापस जाएंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ले घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और हमारे सहयोगी कुमार आलोक का लोकतंत्र बचाओ रैली पे जिस तरह से विपक्षी गठबंधन आज एक हुआ है, उसी पर चर्चा कर रहे थे। कुमार, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मेरा कहने का आशय ये है कि जिस तरीके से इंडिया अगेंस्ट करप्शन और यूपीए सरकार में जो घोटाले हुए थे, चाहे वो 2G का घोटाला हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला हो, और उसके खिलाफ जो एक मंच बनाया गया था, उसमें साफ साफ अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हमें राजनीति नहीं करना है, लेकिन साफ है। और उसके बाद जब रैली उनकी सफल, उनका जो आंदोलन सफल हुआ, तो उसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई। वापस आएंगे। हम जानते हैं कि फिर रामलीला मैदान में विपक्ष जुड़ा है। प्लानिंग यही है कि किस तरह से अपनी एकता को दिखाकर जो सत्ता पक्ष है उसे घेरने की तैयारी है, लेकिन क्या अंदर से ये तमाम लोग एक है या कहीं ना कहीं ओपो की स्थिति है, इस पर लगातार हम चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। रुक करते कुछ अन्य खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के दौरान नमो ऐप के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के केरल के कार्यकर्ताओं से वार्तालाप किया।
इस संवाद में प्रधानमंत्री ने आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत कार्यकर्ताओं का उत्साह और ऊर्जावर्धन किया है और भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं से सुझाव भी लिए। प्रधानमंत्री ने केरल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अटूट परिश्रम की सराहना भी की। साथ ही उन्होंने आगामी चुनाव में केरल में भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए सभी कार्यकर्ताओं से जन जन तक राष्ट्र निर्माण के भाजपा के विचारों को पहुंचाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं से प्रदेश के प्रत्येक रविवार को राज्य में एलडीएफ, यूडीएफ की साठगांठ और उनके भ्रष्टाचार के बारे में जागरूक करने की अपील भी की। बीजेपी ने शनिवार को ओडिशा, पंजाब और पश्चिम बंगाल के लोकसभा उम्मीदवारों की 8वीं लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में बीजेपी ने 11 और उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिसमें कटक से भरथरी मेहता, लुधियाना से रवनीत सिंह बिट्टू, पटियाला से परनीत कौर को उम्मीदवार बनाया गया। भाजपा के अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत तरनजीत सिंह सिंधु को अमृतसर लोकसभा सीट से और हंसराज हंस को फरीदकोट से उम्मीदवार घोषित किया गया है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए झारखंड में एनडीए ने सभी 14 सीटों के लिए अपने सभी प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए। वहीं एनडीए से उलट विपक्षी दल अभी भी सीट बंटवारे को लेकर असमंजस की स्थिति में है। हालांकि कांग्रेस ने अब तक 3 और भाकपा माले ने 1 उम्मीदवार के नाम पर ऐलान कर विपक्षी एकजुटता को दिखाने की कोशिश जरूर की। झारखंड में जारी राजनीतिक परिदृश्य पर देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही झारखंड में भी राजनीति के मंच पर शतरंज की बिसात बिछ चुकी है। एनडीए गठबंधन ने जहां अपने 14 के 14 उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, वहीं इंडी गठबंधन ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी अब तक फाइनल नहीं हो सका है। झारखंड के चुनावी रणक्षेत्र में एनडीए ने राज्य की सभी 14 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि सहयोगी दल आजसू पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगा। भाजपा ने खूंटी से अर्जुन मुंडा, कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी, रांची से संजय सेठ, राजमहल से ताला मरांडी, दुमका से सीता सोरेन, गोड्डा से निशिकांत दुबे, चतरा से कालीचरण सिंह, धनबाद से ढुल्लू महतो, जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो, सेवुम से गीता कोड़ा, लोहरदगा से सबीर उरांव, पलामू से बीडी राम और हजारीबाग से मनीष जायसवाल को मैदान में उतारा है। जबकि एनडीए की सहयोगी आजसू पार्टी ने गिरिडीह से चंद्रप्रकाश चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। एकजुट होकर के हम लोग चुनाव लड़े, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़े और 14 के 14 लोकसभा हम लोग जीते। एनडीए के सहयोगी के रूप में राज्य के अंदर 14 पार्लियामेंट एरिया में 1 पार्लियामेंट क्षेत्र जो हमारा है। एक और जहां भाजपा और आजसू पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, वहीं इंडी गठबंधन में उम्मीदवारों का चयन तो दूर, अब तक सीट शेयरिंग पर भी सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि कांग्रेस ने खूंटी से कालीचरण मुंडा, हजारीबाग से जयप्रकाश भाई पटेल और लोहरदगा संसदीय क्षेत्र से सुखदेव भगत और भाकपा माले ने कोडरमा से विनोद सिंह को उम्मीदवार बनाने की घोषणा कर दी है। लेकिन बाकी सीटों पर उम्मीदवार चयन को लेकर मंथन का दौर जारी है, या यूं कहें कि बाकी सीटों पर अब भी खींचतान जारी है। देखिए, बहुत जल्द उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। ये सही है कि हमारे यहाँ 4थे चरण में चुनाव होना है और 4थे चरण में जब चुनाव होना है तो हम लोग पूरा फूट के कदम उठा रहे हैं। जब लोहरदगा में कांग्रेस ने उम्मीदवार तय किए, हम लोग अपना पार्ट, जो हमारा कमिटमेंट है, हम पूरी ईमानदारी से पूरा करेंगे। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार की घोषणा हम लोग कर रहे हैं। वहां से हमारे उम्मीदवार वर्तमान विधायक कॉमरेड विनोद सिंह इंडिया गठबंधन की ओर से होंगे। इस बार के चुनाव में भाजपा ने हजारीबाग, लोहरदगा, चतरा, धनबाद, राजमहल, दुमका और चाईबासा में नए प्रत्याशियों पर दांव खेला है। इसमें से दुमका के उम्मीदवार सीता सोरेन, झामुमो और चाईबासा के उम्मीदवार गीता कोड़ा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई हैं। उधर भाजपा छोड़कर हाल ही में हाथ थामने वाले जयप्रकाश भाई पटेल पर कांग्रेस ने हजारीबाग से भरोसा जताया है। मौजूदा हालात को देखकर कहा जा सकता है कि चुनावी रणभूमि में एक तरफ तो एनडीए गठबंधन के सिपहसालार तैयार हैं, वहीं दूसरी ओर मैदान साफ है, या यूं कहें कि एनडीए को इंडी गठबंधन ने फिलहाल वॉकओवर दे रखा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में झारखंड की 14 में से 12 सीटों पर एनडीए ने कब्जा किया था
और उसमें से एक सीट झामुमो के खाते में जबकि एक सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। लेकिन एक सीट जिस पर कांग्रेस पिछले बार विजयी हुई थी, वहां से गीता कोड़ा ने पाला बदलकर इस बार बीजेपी का दामन थाम लिया है और बीजेपी ने उन्हें चाईबासा से उम्मीदवार भी बना दिया है। ऐसे में यहां पर मुकाबला जो है वो काफी दिलचस्प हो सकता है और कहा भी जाता है कि शतरंज के खेल में जिसने पहली चाल चली है उसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन फिलहाल 4 जून तक हमें इंतजार करना पड़ेगा कि झारखंड में इस बार सह और मात के खेल में कौन जीतता है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से मैं दिवाकर कुमार। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैंने अपना एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना एनपीएस नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया, मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा एनपीएस अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर द सेम अकाउंट टू माय न्यू कंपनी। एनपीएस किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है, जहां मैं वहां मेरा एनपीएस अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स दे घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लंबेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। पंजाब के किसानों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी के सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। मार्केट कमेटी को लेकर राज्य सरकार के निर्णय के खिलाफ किसानों ने अमृतसर में शनिवार को प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री भगवंत मान का पुतला फूंका। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सीएम मान को किसान विरोधी बताया और उनके खिलाफ नारे लगाए। अमृतसर के गोल्डन गेट के पास प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि वे भगवंत मान की तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे। किसानों ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया। कंबोडिया में फंसे भारतीयों के संबंध में भारतीय विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि कंबोडिया में हमारा दूतावास उन भारतीय नागरिकों की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई कर रहा है जिन्हें वहां रोजगार का लालच देकर अवैध साइबर अपराध के लिए मजबूर किया गया था। कंबोडियाई अधिकारियों के साथ मिलकर काम करते हुए हमने लगभग 250 भारतीयों को बचाया और उन्हें वापस देश लाए। पिछले 3 महीनों के अंदर ही हमने 75 भारतीयों को वापस लेकर आए हैं। मंत्रालय और कंबोडिया में भारतीय दूतावास ने फंसे हुए ऐसे लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी की। हम कंबोडिया में उन सभी भारतीय नागरिकों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिन्हें सहायता की आवश्यकता है। साथ ही फर्जी लालच देकर भारतीय नागरिकों को फंसाने वाले लोगों पर नकेल कसने के लिए कंबोडियाई अधिकारी के साथ भारत की एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। भारतीय नौसेना ने शुक्रवार को अरब सागर में अपहरण किए जा चुके ईरानी जहाज अल काम्बार 786 पर सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 23 पाकिस्तानी नागरिकों वाले चालक दल ने भारतीय नौसेना को धन्यवाद दिया और भारत जिंदाबाद के नारे लगाए। गौरतलब है कि सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने जहाज अल काम्बार 786 पर हमला किया था। नौसेना ने बताया कि सुकोत्रा के पास 9 हथियारबंद लुटेरों ने इस जहाज पर कब्जा कर लिया था। खबर महाराष्ट्र से, जहां के भिवंडी तालुका के ओवली ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक स्क्रैप गोदाम में अचानक आग लगने की घटना सामने आई। इस कबाड़ गोदाम में लकड़ी की प्लाई, प्लास्टिक का सामान, कागज, गत्ता समेत भारी मात्रा में कबाड़ का सामान रखा हुआ था। स्क्रैप गोदाम में लगी आग इतनी भीषण थी कि पूरा गोदाम जलकर खाक हो गया। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि इस आग में कोई हताहत नहीं हुआ। आग पर काबू पाने के लिए भिवंडी फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी मौके पर पहुंची
और कर्मियों द्वारा आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन पानी की कमी के कारण कर्मियों को आग पर काबू पाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। खबर पश्चिम बंगाल से, जहां के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में हुई हिंसा के आरोपी शाहजहां शेख को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले शाहजहां शेख को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। शाहजहां को वित्तीय भ्रष्टाचार मामले की जांच में सहयोग न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने पर भी शाहजहां आज बशीरहाट जेल में ही रहेगा। नई दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में एलएनजे भीलवाड़ा ग्रुप द्वारा भीलवाड़ा सुर संगम 2024 का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय आयोजन के पहले दिन प्रसिद्ध वायलिन वादक मानस कुमार और प्रख्यात गायिका डॉक्टर अश्विनी भिड़े देशपांडे ने अपनी प्रस्तुति दी। भीलवाड़ा सुर संगम 2024 का आगाज हो चुका है। सुरों की इस महफिल में भारतीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज कलाकार एक ही साथ एक ही मंच पर इकट्ठा होकर अपनी संगीत का जादू बिखेरते हैं। ये उत्सव भारत की सांस्कृतिक धरोहर का जश्न मनाता है। वहीं लोगों के बीच भी इस वार्षिक उत्सव को लेकर काफी उत्साह देखने को मिलता है। नई दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में एलएनजे भीलवाड़ा ग्रुप द्वारा भीलवाड़ा सुर संगम 2024 का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय आयोजन के पहले दिन प्रसिद्ध वायलिन वादक मानस कुमार और प्रख्यात गायिका डॉक्टर अश्विनी भिड़े देशपांडे ने अपनी प्रस्तुति के जरिए सबका मन मोह लिया। बता दें कि डॉक्टर अश्विनी भिड़े देशपांडे का संबंध केवल संगीत की दुनिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में मास्टर डिग्री और बायोकेमिस्ट्री में डॉक्टरेट की पढ़ाई भी पूरी की है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी का शास्त्रीय संगीत की तरफ रुझान देखकर उन्हें काफ़ी खुशी महसूस होती है। मैं बहुत खुश हूँ कि आज की युवा पीढ़ी भी शास्त्रीय संगीत की तरफ अट्रैक्टेड है और मैं ये मानती हूँ कि जिस व्यक्ति को शास्त्रीय संगीत की तरफ रुझान महसूस होता है उसके सर पर ईश्वर का हाथ है। वहीं वायलिन वादक मानस कुमार ने भीलवाड़ा ग्रुप का आभार जताया। पूरे भीलवाड़ा ग्रुप को मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने इतने अच्छे लेवल पे हमारे शास्त्रीय संगीत को प्रमोशन करने के लिए और इतने अच्छे से फेस्टिवल हर साल आयोजन करते आ रहे हैं। आज मुझे भी इस फेस्टिवल में इनवाइट किया, उसके लिए भी मैं बहुत उनका आभारी रहूँगा और मुझे यहाँ परफॉर्म करके बहुत अच्छा लगा। कलाकारों के प्रदर्शन के दौरान श्रोता मंत्रमुग्ध नजर आए। गौरतलब है कि इस आयोजन के माध्यम से एलएनजे भीलवाड़ा ग्रुप का लक्ष्य आज की पीढ़ी के बीच भारत की सांस्कृतिक और कलात्मक समृद्धि के प्रति भावना को बढ़ावा देना है। संगीत एक ऐसा जरिया है जो मनोरंजन के साथ साथ हमारे मानसिक तनाव को भी दूर करता है। लोगों को अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा समय निकालकर ऐसे उत्सवों में जरूर हिस्सा लेना चाहिए। कैमरा पर्सन शिव के साथ मैं नेहा गोस्वामी, डीडी न्यूज। और ईसाई धर्म के प्रमुख पर्वों में से एक ईस्टर आज पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर लोगों ने चर्च में प्रार्थना की और एक दूसरे को वो बधाई दे रहे हैं। ईसाई धर्म से जुड़े लोगों के लिए ईस्टर का पर्व बेहद खास है। गुड फ्राइडे जहां ईसा मसीह के बलिदान और त्याग से जुड़ा दिन है, तो वहीं ईस्टर ईसा मसीह के उद्धार की खुशखबरी का मौका है। बात खेल जगत की। भारत के रोहन बोपन्ना ने अपने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन के साथ मियामी ओपन के खिताब को अपने नाम कर लिया। शनिवार देर रात खेले गए फाइनल मुकाबले में रोहन एबडेन की जोड़ी ने क्रोएशिया के इवान डोडिक और अमेरिका के ऑस्टिन क्राजिक्स की जोड़ी को 6-7, 6-3, 10-6 के अंतर से पराजित किया। बोपन्ना पहली बार मियामी ओपन के फाइनल में पहुंचे और जीत हासिल करने में सफल रहे। अब सोमवार को जारी जब एटीपी रैंकिंग होगी उसमें एक बार फिर रोहन एबडेन की जोड़ी नंबर 1 बन जाएगी। इससे पहले इसी साल ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतने वाली ये जोड़ी नंबर 1 खिलाड़ी बनी थी। बात आईपीएल की, जहां 11वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने पंजाब किंग्स को 21 रन से हराया। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में खेले गए इस मैच में क्विंटन डी कॉक की अर्धशतकीय पारी की बदौलत लखनऊ ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन बनाए। इसके जवाब में पंजाब किंग्स की टीम 20 ओवर में 5 विकेट खोकर सिर्फ 178 रन ही बना पाई।
और अब बात आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। स्वास्थ्य के लिए कई रोगों की संभावना बढ़ गई है। ऐसे में रोगों का बचाव कैसे किया जाए, इसका विशेष महत्व है। रोगों के इलाज और बचाव के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग सहयोगी सिद्ध हो सकती है। क्या है ये विधि, आइए आपको समझाते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग यानी किसी सजीव या कोशिका में स्थित पूर्ण जीन समुच्चय की विस्तृत जानकारी। संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण एक प्रयोगशाला की प्रक्रिया है जिसमें किसी जीव के जीनोम के आधारों का क्रम निर्धारित किया जाता है। जीनोम एक इंफॉर्मेशन है बॉडी के अंदर जो कि सारे आपके जो कार्यक्रम क्रियाएं बॉडी के अंदर हो रही हैं और आपका बॉडी स्ट्रक्चर लाइक आपकी लंबाई इतनी होनी चाहिए, आपके फिंगर की लेंथ इतनी होनी चाहिए, आपका कलर इस तरीके का, सब ये डायरेक्शन देता है जीनोम। तो उसको नापने का जो तरीका है वो जीनोम सीक्वेंसिंग है। पहले हम यूरोपियन या वेस्टर्न जो जीनोम सीक्वेंसिंग डेटा था उससे मैच करते थे। तो अगर आप मेरे पास कोई बच्चा मरीज़ लेके आते हो और कहते हो कि हमारा बच्चा की हाइट इतनी है, मैं आपको कंपेयर करूँगा आपके जो और बच्चे हैं उनकी हाइट से, आपकी हाइट से, बच्चे की माँ की हाइट से, ना कि मैं इंग्लैंड में का बच्चा है उससे कंपेयर करूँगा। तो वैसे ही जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है वो अपने इंडिया का डेटाबेस क्रिएट करने का है, इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। जीनोम सीक्वेंसिंग का महत्व ये है कि इसमें जीव की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। किसी व्यक्ति के विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक जानकारी इसमें सम्मिलित है। डीएनए से अलग अलग गुणों और विशेषताओं को निर्धारित किया जाता है। इसमें शरीर के प्रत्येक कोशिका में डीएनए शामिल होते हैं। आधारों का क्रम निर्धारित करना अनुक्रमण यानी सीक्वेंसिंग कहलाता है। इंडिया में डाइवर्सिटी है, करीब 5000 के करीब समुदाय हैं इंडिया में और हर के समुदाय के लिए अलग जेनेटिक मेकअप है। उसके कारण हमारे पास बीमारियां भी अलग अलग हैं। दूसरा एक कारण है कि अपने ही समुदाय में हम शादियां करते हैं, उसके कारण कुछ जेनेटिक बीमारियां ज़्यादा होती हैं, उसके कारण रिस्क बढ़ जाता है। सो जेनेटिक टेस्ट एक पूरा पैनल है, जीनोम सीक्वेंसिंग एक पार्ट है उस पैनल का। माता पिता से उनकी संतान में डीएनए अग्रेषित होता है। लोगों में शरीर की लगभग हर कोशिका में जीनोम की एक पूरी प्रति होती है। जीनोम में किसी भी व्यक्ति के विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक सभी जानकारी शामिल होती है। जो बीमारियां होनी हैं, जिनका रिकरेंस होना है, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग से। दूसरा है कि ट्रीटमेंट की बात, दवाओं का बॉडी के ऊपर क्या असर हो रहा है और बॉडी उन दवाओं के ऊपर कैसे एक्ट कर रही है, ये दोनों इंटरेक्शन भी हम जीनोम सीक्वेंसिंग या जेनेटिक टेस्टिंग से पता कर सकते हैं। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइक मैं कहूँ कि एक बच्चा है जो कि सर्जन बनना चाहता है, बट अगर हम जीनोम सीक्वेंसिंग या जेनेटिक टेस्टिंग से ये पता कर लें कि 40 साल की उम्र में उसके हाथ कांपने लगेंगे, हम उसको सलाह दे सकते हैं कि ये आपको सर्जरी अच्छी प्रोफेशन के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आप 40 साल के होते ही आप हाथ कांपने, आप सर्जरी कैसे करेंगे। तो लाइफस्टाइल और फ्यूचर जो प्लान्स हैं उसके लिए भी जीनोम सीक्वेंसिंग हेल्पफुल है। जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से न सिर्फ कई गंभीर बीमारियों की पहचान की जा सकती है, बल्कि उनके इलाज के उपाय भी निर्धारित किए जा सकते हैं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां लोकसभा चुनाव के बीच तमिलनाडु में कच्चातीवू द्वीप श्रीलंका को सौंपे जाने का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया। आरटीआई से मिले जवाब में खुलासा हुआ कि 1974 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने एक समझौते के तहत कच्चातीवू द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कच्चातीवू द्वीप के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि ये हर भारतीय के लिए आंखें खोलने वाली और चौंका देने वाली बात है। नए तथ्यों से ये पता चलता है कि कैसे कांग्रेस ने बेरहमी से कच्चातीवू को छोड़ दिया। इससे हर भारतीय नाराज है और लोगों के मन में ये बात बैठ गई है कि हम कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करना 75 वर्षों से कांग्रेस का काम करने का तरीका रहा है। तो सियासत गरमाती हुई कच्चातीवू द्वीप को लेकर अविश्वास प्रस्ताव में चर्चा के दौरान पिछले साल की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने
कच्चातीवू का ये जो मुद्दा है उसे संसद में उठाया था। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि संसद के किसी भी डॉक्यूमेंट की अगर बात की जाए तो उसमें इस बात का जिक्र नहीं है कि किन कारकों की वजह से इंदिरा गांधी जब तत्कालीन प्रधानमंत्री थी तब उन्होंने कच्चातीवू श्रीलंका को सौंपा था। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारी बेहद खास मेहमान जुड़ गई हैं। जेएनयू की प्रोफेसर अंशु जोशी हैं। अंशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास शो पर। तो आखिरकार एक बार फिर से कच्चातीवू का जो मुद्दा है वो फिर से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। अंशु जी, जो ट्वीट प्रधानमंत्री ने किया है, जो आरटीआई, जिस तरह से उस आरटीआई के जवाब में साफ तौर पर समझ में आया कि किस तरह से कच्चातीवू जो द्वीप था वो बिना किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के श्रीलंका को सौंपा गया। लेकिन मैं सबसे पहले अपने दर्शकों के लिए आपसे समझना चाहूंगी कि आखिर कच्चातीवू का ये पूरा मुद्दा है क्या? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं यहीं से शुरुआत करना चाहती थी। ये कच्चातीवू द्वीप जो है ये श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित है, रामेश्वरम और जाफना के बीच है, दोनों से इक्वी डिस्टेंट है। इसका एक बड़ा सामरिक महत्व है। यदि हमारे दर्शक इसे नक्शे पर देखें तो उन्हें पता चलेगा कि इस द्वीप का एक बड़ा सामरिक महत्व था। और जब भारत आजाद हुआ तब श्रीलंका सीलोन हुआ करता था, तभी से तत्कालीन जो सीलोन था या आज का जो श्रीलंका है वो इस द्वीप पर अपना नियंत्रण, अपना कब्जा चाहता था ताकि वो सामरिक दृष्टि से अपना एक वर्चस्व इस क्षेत्र में बना करके रख सके। और ये अब आरटीआई से इस बात का खुलासा हो रहा है कि ये कच्चातीवू द्वीप जो भारत का हुआ करता था, ये 1974 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने इसे बिना किसी दस्तावेजों के या बिना किसी कारण के श्रीलंका को सौंप दिया। और जब हम आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं तो पता चलता है कि उस समय की जो भारत सरकार थी वो एक पार्क स्ट्रेट में एक छोटा सा द्वीप था, उसके नियंत्रण का एक कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था श्रीलंका के साथ। वहां पर हमें पराजय मिली और श्रीलंका सरकार शुरू से ही जब सीलोन थे तभी से इस द्वीप को छीनने के लिए प्रयासरत थी। और फिर इंदिरा गांधी सरकार ने इस द्वीप को बड़े आराम से श्रीलंका को सौंप दिया। और जब हमारे दर्शक इसे नक्शे पर देखेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि जाफना के और रामेश्वरम के बीच में जो ये द्वीप स्थित है इसका कितना महत्वपूर्ण सामरिक महत्व है। यहाँ पर आप अपना एक मैरीटाइम बेस रख सकते हैं, यहाँ अपना आप एक नौसैनिक बेस आपका हो सकता था। लेकिन अब पता चलता है बड़ी विडंबनात्मक स्थिति है अंशु जी कि जिस भारत जोड़ो यात्रा की राहुल गांधी बात करते हैं उसी की अखंडता को चोट पहुंचाई गई है। जो टिप्पणी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त की थी, मैं वो चाहती हूं कि मैं पढ़कर सुनाऊं, आप उस पर बेहतरीन रोशनी डाल पाएंगी कि आई वुड हैव नो हेजिटेशन इन गिविंग अप क्लेम्स टू द island. I attach no importance at all to this little island and I would have no hesitation in giving up claims to do it. यानी इस छोटे से द्वीप का जवाहरलाल नेहरू के मस्तिष्क में कोई ज्यादा ये कह सकते प्रभाव नहीं था। उन्होंने कहा कि मुझे ज्यादा इसके ये जरूरत नहीं है, ये कहना और अपना जो क्लेम है या फिर अपना जो प्रभाव है वो छोड़ देना, ये किस तरह की राजनीति की तरफ इशारा करता है। और उन्होंने पार्लियामेंट में ये भी कहा था कि मैं अब नहीं चाहता कि इससे मुतल्लिक और सवाल जवाब किए जाएं। देखिए आंचल, आज के जिस भारत में हम रहते हैं वो एक सुई के बराबर भी अपनी टेरिटोरियल जो हमारी इंटीग्रिटी है उसके साथ हम समझौता नहीं कर सकते हैं। चीन के साथ जब हमारी बात होती है तो हमारे चाहे विदेश मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो इस बात को कहने से नहीं चूकते कि भारत की एकता और भारत की अखंडता के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन आप उस समय की सरकार को देखिए, ये 1961 की बात है जब शुरू से ही सीलोन इस द्वीप पर अपना दावा ठोक रहा था और भारत से कह रहा था कि इस द्वीप को हमें दे दें। तब हमारे प्रधानमंत्री ने बड़े आराम से ये स्टेटमेंट दिया था, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने, कि ये द्वीप है बहुत छोटा सा है, ये मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता, जबकि इसका एक बहुत बड़ा सामरिक महत्व है। और यहीं से हमें समझ में आता है कि जो तत्कालीन सरकारें थी, चाहे वो नेहरू की सरकार रही हो या इंदिरा गांधी की सरकार रही हो, जब हम फॉरेन पॉलिसी की ओर जाते हैं तो वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को उन्होंने किस तरह से एग्जीक्यूट किया। और यही कारण है कि जो एक समय का विश्व गुरु भारत था वो इस समय हम देखते हैं कि किस प्रकार से वैश्विक राजनीति में भारत की साख गिरती चली गई। और आप ये भारत श्रीलंका का मुद्दा देखिए, कच्चा द्वीप का मुद्दा देखिए, आप दूसरी ओर चीन की ओर भी देखें तो तब हमारे जो प्रधानमंत्री थे, ये हिंदी चीनी भाई भाई का जो स्लोगन लगा था और इसके पीछे चीन हमारे और आता गया, हमारी सीमाओं में घुसता गया, हमारे साथ युद्ध घोषित कर दिया, पर प्रधानमंत्री तब भी हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा रहे थे।
जी, और कच्चा थीवू द्वीप को लेकर जिस तरह से जो तमिलनाडु में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, बात की जाए अन्नामलाई जी की, जिस तरह से आरटीआई में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, उसमें साफ तौर पर जो उस वक्त 1960 की अगर मैं बात करूं, अंशु जी जो अटॉर्नी जनरल रहे, उनका साफ कहना था कि भारत का जो पक्ष था वो ज्यादा मजबूत था इस पूरे अगर हम मुद्दे को देखें तो। निश्चित तौर पर ये 1961 में पहले आप देखिए, ये पूरी एक आप स्टेप बाय स्टेप क्रोनोलॉजिकली जाइए तो हमें पता चलता है कि पहले जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू थे, उन्होंने इस द्वीप पर एक तरह से इस तरह का स्टेटमेंट देकर श्रीलंका को प्रोवोक किया कि आप इस पर कब्जा कर सकते हैं। फिर जो इंदिरा गांधी सरकार थी, उन्होंने बड़े आराम से इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया, बिना ये समझे कि जब भारत और श्रीलंका के बीच में जो संबंध है या जो जिस प्रकार के वहां पर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसको ध्यान में भी रखते हुए सामरिक दृष्टि से भी इस द्वीप का कितना महत्व है। और फिर जो विदेश मंत्रालय में संसद के जो अनौपचारिक सलाहकार एक समिति बनी थी 1968 में, तब इस द्वीप के बारे में चर्चा हुई और 74 तक, 68 से लेकर 74 तक एक पूरी प्रोसेस चली कि इसका क्या किया जाए। और इस पर अनौपचारिक रूप से भारत ने पहले तो अपने दावे को छोड़ ही दिया था। 1974 में इंदिरा गांधी सरकार के नेतृत्व में औपचारिक रूप से इस द्वीप को श्रीलंका को दे दिया गया। और ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि जो एक वो द्वीप जो भारत की टेरिटरी का हिस्सा था, उसे श्रीलंका को दिया किस लिए गया। और इसी से समझ में आता है कि जो तत्कालीन सरकारें थी, उन्होंने किस तरह की जो फेटल मिस्टेक्स जिसको हम कहते हैं फॉरेन पॉलिसी में, वो की और उसके खामियाजे बाद में भारत को एक राष्ट्र के रूप में भुगतने पड़े। और इंदिरा गांधी का उस वक्त ये कहना, अंशु जोशी जी, कि जब विपक्ष के द्वारा प्रेशराइज किया गया, क्योंकि विपक्ष का काम होता है सवाल पूछना, कि ये जो गुड बायलैटरल ट्राइज यानी कि हमारे जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं उन्हें मजबूत करने के लिए यह फैसला लिया गया है। जहां एक और भारत जोड़ो न्याय के साथ यात्रा निकालते हैं राहुल गांधी, वो लगातार इस अखंडता की बात करते हैं, वो लगातार आज जिस तरह से इंडी गठबंधन लोकतंत्र बचाओ की बात कर रहा है, उस वक्त उनके ये तमाम जो आधार थे वो कहां चले गए थे? क्योंकि लोकतंत्र तो उस वक्त भी जिस हिसाब से उन्होंने जो काम किया वो खतरे में ही नजर आ रहा था। अच्छा देखिए, जहां तक ये तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा को मैं देखते हुए, मुझे भारत तोड़ो यात्रा ज्यादा दिखाई पड़ती है। और जब हम इस मुद्दे पर आते हैं तो तत्कालीन जो विपक्ष था, विपक्ष का काम है सरकार से प्रश्न पूछना, और यदि विपक्ष कमजोर है, जो हम आज देखते हैं, और ये जो आज का विपक्ष है तब की सरकार थी और इस प्रकार की फेटल मिस्टेक्स तब की सरकार करती थी, तो विपक्ष ने तो कटघरे में खड़ा करके तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से ये सवाल पूछा था कि ये एक जो द्वीप है जो भारत के सीमा क्षेत्र में आता है, भारत की टेरिटरी है, इसे श्रीलंका को क्यों दे दिया गया है? तो इसका एक जवाब तत्कालीन सरकार के पास होना चाहिए था ना, एक तार्किक जवाब होता है जो किसी भी सरकार के पास होना चाहिए, वो नहीं था। उसको लेकर के विपक्ष ने उस समय इंदिरा गांधी को संसद में घेरा था और भारत सरकार ने ये हालांकि कहा था कि द्वीप को लेकर के किसी प्रकार के हस्ताक्षर नहीं किए गए। तो ये तो और भी चौंकाने वाली बात है कि बिना किसी कारण के, बिना किसी संधि के इस प्रकार से अपने एक द्वीप को दूसरे देश को क्यों दे दिया गया। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ राजनीतिक कारण जिसको जानने का प्रयास विपक्ष ने किया और इसका जवाब किसी भी प्रकार से इंदिरा गांधी सरकार नहीं दे पाई। सबसे अहम बात यहाँ पर यह रही कि इसका जमकर विरोध तमिलनाडु में भी हुआ था। जब जिस तरह से अगर बात की जाए तो उस वक्त 2008 में जो तत्कालीन मुख्यमंत्री रही थी जयललिता, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर याचिका भी दायर की, लेकिन इसका जो समस्या का समाधान है, इस मुद्दे का समाधान आज तक निकल नहीं पाया। हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी सुधाकर दास भी जुड़े हुए हैं। सुधाकर, जब हमने देखा था पिछले वर्ष अविश्वास प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर विपक्ष से सवाल किया था कि किस आधार पर बिना डॉक्यूमेंटेशन के ये जो कच्चा थीवू द्वीप है वो श्रीलंका को सौंपा गया, और आज आरटीआई में भी यह खुलासा होता हुआ साफ नजर आ रहा है। चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं कि बिना किसी रिकॉर्ड के ये श्रीलंका को दे दिया गया, और जो समझौता हुआ था जिन शर्तों पर, वो शर्तें भी उस हिसाब से पूरी नहीं हुई है। सुधाकर। बिल्कुल आंचल, और ये एक तरह से तमिलनाडु देश की राजनीति में बवंडर लाने वाला, बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा। आप देखिए, अगर कच्चा थीवू की जो रणनीतिक स्थिति देखें तो ये पाक स्ट्रीट में भारत और श्रीलंका के बीच एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट है। तो हम जानते हैं कि कच्चा थीवू के आसपास
आज अगर फिशिंग को लेकर कई विवाद हो जाते हैं भारत श्रीलंका के बीच, एक दूसरे के बोट्स भी जब्त कर लिए जाते हैं, और अगर आज ये भारत के पास होता तो इस तरह के विवादों की संभावना ही नहीं थी कहीं भी। और ये बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा है कि एक द्वीप जो भारत का था, भारत के अधिकार में था, और इस तरह से एक तरह की क्या लापरवाही कही जाए, एक तरह से देश के प्रति वो भाव नहीं था, देश की जमीन को बचाने की इच्छा नहीं थी, किस वजह से ये एक तरह से बिना जांच किए हुए, बिना कोई कानूनी लड़ाई लड़े हुए जिसके उस भूभाग को श्रीलंका को सौंप दिया गया। तो ये बहुत बड़ा, बहुत चौंकाने वाला खुलासा है। और इसी बात को लेकर पीएम मोदी ने खुद एक तरह से इस बात को देश के सामने रखा, जो एक अखबार के आर्टिकल के जरिए पब्लिश हुआ। आज इतने वर्षों बाद, करीब 4 दशक बाद इसका आज खुलासा हुआ है देश के सामने कि किस तरह से जो देश का एक द्वीप तो श्रीलंका को सौंप दिया गया। आज जबकि आप देखिए रिकॉर्ड्स ये कहते हैं कि उस वक्त, उस दौरान जब हमारे अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने कहा था कि भारत का दावा ज्यादा मजबूत बैठता है, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री, चाहे जवाहरलाल नेहरू की बात हो, इंदिरा गांधी की बात हो, वो उनमें ही वो इच्छा शक्ति नहीं थी कि इस द्वीप को भारत के साथ रहने दिया जाए, बचाया जाए। तो बाकी लोगों का क्या कहा जा सकता है। हम जानते हैं कि शीर्ष पर जब कोई ऐसा नेता होता है तो गवर्नमेंट इन द डाउन द लाइन उनको फॉलो करना पड़ता है, वो उनको मानना पड़ता है। जबकि इस तरह के तमाम सुझाव सरकार के वर्गों की तरफ से आया है, अटॉर्नी जनरल की तरफ से आया कि भारत का दावा वहाँ ज्यादा मजबूत है। जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है, मद्रास प्रेसिडेंसी, उनके पास वो अधिकार था, तो उसकी पड़ताल ही नहीं की गई, उसको श्रीलंका के सामने रखा ही नहीं गया। और श्रीलंका के पास किसी तरह का कोई कानूनी, ना आप कोई पेपर आप कह सकते हैं, ना कोई हिस्टोरिकल फैक्ट श्रीलंका के पास थे। ये बहुत चौंकाने वाली बात है। समझ तो पड़ी है किन स्थितियों में भारत ने उसको उस वक्त उस द्वीप को भारत को श्रीलंका को दे दिया था। जी अच्छा, बिल्कुल। अंशु जोशी भी जुड़ी हुई है हमारे साथ। अंशु जी, जिस तरह से हमने देखा कि आज जो विपक्षी गठबंधन एकता का सुर से सुर मिलाते हुए कहीं ना कहीं पक्ष को घेरने की तैयारी कर रहा है और तानाशाही की बात कर रहा है, क्या ये तानाशाही उस वक्त नहीं थी जब बिना डॉक्यूमेंटेशन के इस तरह से एक द्वीप को किसी और देश को दिया गया? और खास तौर पर अगर मैं अब जो पढ़ पा रही हूं कि वो अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए इतना खूबसूरत है कि जिस तरह से तमाम टूरिस्ट वहां पर जाते हैं उसकी संख्या में भी वहां कमी आई है। वहां पर एक चर्च है जो साल में जिस तरह से तमाम जो ईसाई धर्म के समुदाय के लोग हैं वहां फेस्टिवल होते हैं, लेकिन जिस लिहाज से जो फुटफॉल होना चाहिए, क्योंकि अब वो श्रीलंका के पास है, वो नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह कि एक द्वीप जो कि सदियों से रामेश्वरम के रामनाथपुरम का हिस्सा था, एक द्वीप जो ब्रिटिश शासन के दौरान भी मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, एक द्वीप जो भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का एक इंटीग्रल पार्ट था, उसे बिना किसी कानूनी या किसी अन्य कारण के या बिना किसी दस्तावेज के औपचारिक रूप से एक पड़ोसी देश को दे दिया जाता है, और एक ऐसे देश को दे दिया जाता है जिसके साथ भारत के कई वर्षों तक फिर कुछ न कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चले। एक ऐसा द्वीप, उस द्वीप को भी देखें जिसकी एक सामरिक लोकेशन है। तो जब इस प्रकार की चीजें होती हैं तो मैं ये कहूंगी कि आंचल सत्य छुपाए नहीं छुपता। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री की बहुत अच्छी टिप्पणी है कि ये लोगों की आंख खोलने वाला जवाब है जो ये आरटीआई का। बहुत अच्छी बात है कि आरटीआई हुई और इस आरटीआई के जवाब में लोगों को सत्य पता चल रहा है, क्योंकि उस समय का जो युग था तब सोशल मीडिया नहीं होती थी, तब इस प्रकार से आरटीआई की सुविधा नहीं थी, चीजें छुपा ली जाती थी। आज का जो हमारा देश है वो एक प्रजातांत्रिक देश वास्तविक स्वरूप में है, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री लोगों से जुड़कर उनकी बातों के, सलाहों के जवाब देते हैं, और वही जवाब वो आज ट्विटर के माध्यम से अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर रहे हैं। तो जब हम उस समय के काल को आज के काल से कंपेयर करते हैं तो पहली बात तो कोई कंपैरिजन नहीं है। अभी का भारत वैश्विक जब हम स्थिति देखते हैं, वैश्विक राजनीति में देखते हैं, तो एक प्रणेता भारत है जिसकी एक साख है, जिसकी बात को पूरा विश्व सुनता है। और जब हम ये सत्य देख रहे हैं कि भारत अपने एक द्वीप को उठाकर श्रीलंका को दे रहा है, तो आपको एक ऐसा सत्य पता चलता है जिससे आप समझ पाते हैं कि जो ये आज का विपक्ष है, जो तब की सरकार था, उसने भारत की इंटीग्रिटी के साथ किस प्रकार के
समझौते किए, और ये मुझे टिप ऑफ द आइसबर्ग लगता है, ये तो एक खुलासा है। ऐसी कितनी ही बातें होंगी जो कहीं छुपी होंगी, जो लोगों के सामने शायद धीरे धीरे करके ही लेकिन आए। तो अखंडता की जब हम बात करते हैं, संप्रभुता की जब हम बात करते हैं, अगर बात की जाए कांग्रेस के शासनकाल की, तो कहीं ना कहीं ये सब सवालिया निशान खड़े करती है उनके तमाम किए गए कृत्यों पर। लेकिन जब हम बात करते हैं आज की, प्रोफेसर अंशु, तो सबको साथ लेकर चलना, पूरे देश के सर्वांगीण विकास को, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखना, ये हमेशा से प्रधानमंत्री की कोशिश रही है और वो इसको लेकर प्रतिबद्ध हैं। और जब हम बात करते हैं आज से 14 से 15 साल पहले की अगर हम बात करें, जिसमें कई ऐसे खुलासों के साथ साथ देश की संप्रभुता को कहीं ना कहीं खतरे में डाला गया, तो फिर किस लिहाज से कांग्रेस आज बात करती है कि वो लोगों के साथ है, वो लोगों के लिए और लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहती है? देखिए, जब हम विदेश नीति की दृष्टि से देखें तो जो ये 50 का दशक था, जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा जमाया, तब हम सभी जानते हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री का क्या रुख चीन की तरफ था। हम देखते हैं कि जब 60 के दशक में चीन हमारी तरफ बढ़ता चला आ रहा था, भारत चीन का युद्ध हुआ, प्रधानमंत्री नेहरू तब हिंदी चीनी भाई भाई के नारे में पड़े हुए थे। तब की जो हमारी फोर्सेस थी, उन्होंने बार बार इस बात की रिक्वेस्ट की, जो तत्कालीन हमारे गृह मंत्री थे उन्होंने बार बार इस बात की रिक्वेस्ट प्रधानमंत्री से की कि वहां पर ऑल वेदर्स रोड का निर्माण हो, वहां इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो, ताकि जो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है, यहां पर कम से कम हमारी जो एक संप्रभुता है इसको कोई चोट ना पहुंचा सके। लेकिन हम जानते हैं कि सालों तक, इतने वर्षों तक किस तरह से पूर्वोत्तर को जानबूझ के राजनीतिक कारणों से भारत के बाकी के जो हिस्से हैं उनसे काट करके रखा गया। तो एक बड़े पैमाने पर श्रीलंका और भारत और नेपाल, भारत और पाकिस्तान, भारत और रशिया, भारत और यूएस, जब हम बायलैटरल्स पर जाते हैं और मल्टीलैटरल्स पर भी जब हम जाते हैं, यूएन के जाकर के प्लेटफॉर्म पे देखते हैं भारत की पहले क्या स्टैंडिंग थी, और अब जो पिछले 10 सालों में हम देखते हैं जिस प्रकार से भारत ने न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पर, भारत ने बायलैटरल्स में जिस प्रकार की सफलता हासिल की। हमारे माननीय विदेश मंत्री अभी सिंगापुर, फिलीपींस और मलेशिया की यात्रा पर थे, जिस प्रकार से वो एक साझा हितों की बात करते हैं, सबको साथ में लेके चलने की बात करते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो वो सबको उसमें जोड़ भी लेते हैं। तो ये असली मायनों में अब डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है, जिसमें न सिर्फ हम लक्ष्यों को डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसमें लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। इसलिए मैं हर बार कहती हूं ये एक नया भारत है और ये बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ, हम विश्व की सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। तो ये एक महाशक्ति भारत है। बिल्कुल, और लोगों की भागीदारी इसे और मजबूत और सशक्त बनाती है। हमारे साथ सुधाकर दास भी जुड़े हुए हैं। सुधाकर, जिस तरह से आरटीआई में कई चौंकाने वाले जो खुलासे लगातार हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं, तमिलनाडु की जनता भी ठगा हुआ महसूस करती होगी, क्योंकि तमिलनाडु में इस पूरे मुद्दे को लेकर उस वक्त भी विरोध के स्वर उठे थे। बिल्कुल, और देखिए पार्लियामेंट में ये बात कई बार उठी, पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी के पास गई, देश के टॉप लॉ ऑफिसर जो होते हैं, अटॉर्नी जनरल, उन्होंने कहा कि भारत का स्ट्रॉन्गर क्लेम है। तो फिर भी चोरी छिपे ये इस तरह से कहा जा सकता है कि ये द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया गया। आप देखिए, उस समय करुणानिधि की सरकार थी तमिलनाडु में, और जब उनको इन्फॉर्म किया गया तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार की तरफ से, उन्होंने भी ज्यादा शोर नहीं मचाया। और ये देखना पड़ेगा, आज जो पार्टियां एक तरह से तमिल हितों की बात करती हैं, उस वक्त उन्होंने क्या किया, जब तमिल देश का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बिना लीगल, श्रीलंका के लीगल क्लेम्स के, उनके लीगल राइट्स के, उनके पास बिना कोई सबूत हुए जब सौंप दिया जाता है, तो उस वक्त उन्होंने क्यों कुछ शोर नहीं मचाया। और प्रधानमंत्री नेहरू जो उस वक्त थे, उनका ये कहना कि मतलब वो इस पर कोई विवाद नहीं चाहते हैं, उनको कोई हेसिटेशन नहीं है कि ये द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया जाए। तो इस तरह की एक राजनीतिक सोच ये भी दिखाई पड़ती है कि देश की जब एक एक जमीन बचाने की बात की जाती है, किन स्थितियों में देश के शीर्ष नेतृत्व का क्या नजरिया होता होगा उस वक्त देश के हिस्सों को लेकर। और जाहिर तौर पर अब जब ये सवाल उठा है तो चीन ने हमारी जो जमीन कब्जाई उस वक्त 1962 में, अब वो सवाल तो उठेंगे कि क्या वाकई उस वक्त देश में एक ऐसी सरकार थी
जिसको अपने देश की जमीन की चिंता थी, उसको देश के लोगों के हितों की चिंता थी, ये सवाल जरूर उठेंगे। बिल्कुल, जमीन की चिंता नहीं थी और यही फर्क है, यही फर्क है सुधाकर कि एक श्रमिक से भी प्रधानमंत्री संवाद करते हैं और इससे पहले एक जमीन का इतना बड़ा टुकड़ा भी अगर किसी और देश को दे दिया जाए तो उसका कोई लीगल ऑथेंटिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है इस खास पेशकश में। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? हाँ? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। हमारे साथ प्रोफेसर अंशु जोशी जुड़ी हुई हैं। कच्चा थीवू द्वीप के मामले पर हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत संक्षिप्त में आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब प्रधानमंत्री तमिलनाडु गए थे तब MK स्टालिन ने उनसे गुहार लगाई थी कि हमें ये द्वीप जो है वो श्रीलंका से वापस दिलाइए, क्योंकि किस तरह जान पर खेलकर जो तमिलनाडु के मछुआरे हैं वहां मछली पकड़ने जाते हैं और उनका जो मुख्य स्रोत है आय का वो यही है। किस तरह से अब राजनीति के परिप्रेक्ष्य में और अगर हम इसे न्यायिक प्रणाली के हिसाब से देखें, आप इस पूरे मुद्दे को समझती हैं? आंचल, अब तो ये एक जटिल मुद्दा बन गया है, क्योंकि जब इसे श्रीलंका को दिया गया तब इस बात के बारे में ध्यान करना चाहिए था कि ये द्वीप कहाँ स्थित है, इसका क्या महत्व है मछली पालन की दृष्टि से, इसकी एक टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की दृष्टि से, इसका जो एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इसकी दृष्टि से, एक पर्यटन के लिहाज से जो ये बड़ा महत्वपूर्ण द्वीप है इसकी दृष्टि से। मुझे तो बड़ा अचरज होता है कि तत्कालीन सरकार ने एक बार भी इनमें से किसी एक बिंदु के बारे में नहीं सोचा और इस द्वीप को बिना सोचे समझे श्रीलंका के हवाले कर दिया। और निश्चित तौर पर इसको लेकर के तमिलनाडु और तमिलनाडु के लोगों के प्रति जो एक कहीं ना कहीं गुस्से की भावना होगी वो जायज है, क्योंकि इस द्वीप की एक संवेदना के स्तर पर इसका जो जुड़ाव है वो तमिलनाडु से है और सदियों से है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से ये पहले रामेश्वरम का हिस्सा था, उस बाद ये मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना। तो राजनीतिक दृष्टि से और यदि हम इसको न्यायिक दृष्टि से देखें तो तत्कालीन अभी की जो हमारी सरकार है वो मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार की गैर कानूनी तरीके से या किसी भी प्रकार से श्रीलंका सरकार को प्रेशराइज करके द्वीप की के बारे में कुछ कार्यवाही करेंगी। लेकिन निश्चित तौर पे अभी की जो सरकार है वो श्रीलंका सरकार से इस बारे में बातचीत तो करेगी, क्योंकि ये बिना किसी दस्तावेज के, बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के द्वीप श्रीलंका के हवाले कर दिया गया था। तो मुझे लगता है कि इसको लेकर के हमारे विदेश मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ टिप्पणियां आएंगी और मुझे लगता है कि सलाह करके और जिस भी एक न्यायिक प्रणाली के जरिए इसको किस तरह से लिया जा सकता है और हो सकता है कि इसमें हमें सफलता भी प्राप्त और इस RTI के जरिए पब्लिक डोमेन में इन तमाम तथ्यों
का आना ये अपने आप में इस पूरे विषय को और प्रासंगिक बनाता है आज के इस दौर में। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अंशु जोशी इन तमाम बातों को हमसे साझा करने के लिए। तो प्रधानमंत्री ने जिस तरह से प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट कर साझा किया कि जो कच्चा थीवू द्वीप था 1974 में किस तरह से बिना ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन के उसे श्रीलंका को दे दिया गया और कांग्रेस को उन्होंने इस मुद्दे पर आड़े हाथों लिया है। और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं समाचार मेरी सहयोगी रेशमा के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।